गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और इस क्लास में हम लोग जान रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम 2026 के लिए, है ना। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा देखा और उम्मीद है मन लगा के देख रहे होंगे। देखिए, एक्चुअली बात क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके नोट्स में अवेलेबल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर उस नोट्स को डिटेल से पढ़ना होगा, समझना होगा। ओके, तो सब्जेक्टिव तो आप याद कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे किसी टॉपिक से बनेगा, इसके लिए ये हमने कुछ कोशिश किया है कि आपको हर टॉपिक से कितना किस तरह का ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये सब कुछ हमने बना करके रेडीमेड। आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए, सुनिए, समझिए किसका ऑप्शन कैसे क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। 2 चैप्टर हो गया बच्चों, ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 3 से 4 वीडियो इसमें भी होगा, कोशिश करेंगे 3 ही वीडियो। उसके बाद हम लोग फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आ जाएंगे। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपका ये सारा ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट कर दें। करंट के बाद 2 चैप्टर और लॉन्ग रहेगा, जिसमें 3-3, 4-4 वीडियो हो सकता है। बाकी 1 से 2 वीडियो में 10 वीडियो में लगभग बाकी उधर का जो चैप्टर है, डुअल नेचर है, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म डुअल नेचर है, एटम्स न्यूक्लिया, ये सब 1 से 2 वीडियो में आपका सारा सिमट जाएगा। तो इसलिए ध्यान देते रहिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अकेला 25 मार्क्स का वेटेज को कवर करेगा। अब आप सोच सकते हैं 70 में 25 है, 70 में 25 33% से भी ज्यादा है ना। लगभग 40% तो नहीं कहेंगे, 28 होता तो 40%, लेकिन 35% से लगभग 35% अकेला ऑब्जेक्टिव कवर कर रहा है। इसलिए मन लगा करके देखते रहिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और क्या कहलाएगा सर? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नोन एज करंट? तो करंट का तो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q/T। बी ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट कहते हैं। ये वर्ड में था, इसी को फॉर्मूला में कर दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इज। अब करंट किधर फ्लो करता है? तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जस्ट अपोजिट टू द करंट। अगर करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, देन इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्या कह रहा है ऑप्शन? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये सही है, देखिए ऑप्शन बी है। Which of the following is responsible for the flow of current in a कंडक्टर में करंट फ्लो के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो सर इलेक्ट्रॉन है। कौन सा? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। हाँ, अब SI यूनिट ऑफ करंट, तो करंट ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद है ना, तो इसके लिए SI यूनिट क्या है? एम्पियर। How many electrons pass the cross section of a when current is 1 ampere? अब देखिए 1 एम्पियर करंट का मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, यही ना, 1 कूलम पर सेकेंड। अब 1 कूलम में कितना? Q इज इक्वल टू एनी, यानी कि इसको हम लोग 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता था, याद है क्या? 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं? तो हम लोग इसको निकाले हुए थे बच्चों, याद कीजिए पिछले चैप्टर में। Q आपका दिया हुआ है 1 कूलम, तो पूरा n कितना
है ना। n कितना, तो n कितना होने के लिए भाई n इक्वल टू q बाई e, और q है 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करते थे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आता था। तो कह रहा है 1 कूलम में, तो 1 कूलम में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? देखिए तो पहला ही ऑप्शन तो लग रहा है, ये देखिए सॉल्व कर दिए, है ना। If n number of electrons flows through the cross section of a conductor in t time, then current, अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है t टाइम में, then क्या n इलेक्ट्रॉन, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये q बाई t, और इलेक्ट्रॉन तो q इज इक्वल टू क्या ne बाई t। तो करंट क्या हो जाएगा सर, देखिए तो I इज इक्वल टू q बाई t और q इज इक्वल टू ne बाई t, दैट इज इक्वल टू C ऑप्शन। देखिए ऑप्शन C है ना, ठीक है। इस तरह से अब देखिए ना, सिंपल क्या बोल रहे थे, एक एक टॉपिक से पहले तो क्या कर, बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है, यहाँ कॉमा होना चाहिए। तो अब देखिए करंट से, करंट का डेफिनेशन, उसके फॉर्मूला से कितना सारे, अब इससे बाहर क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। हम तो पहले भी बोल रहे हैं कि इतना क्वेश्चन करके जाइएगा, इसके जैसा नहीं, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम्स में एकदम 100%। इसलिए कम से कम, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ठीक है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम क्वेश्चन वीडियो डाल रहे हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन देखें और सॉल्यूशन आप मत देखिए हम जो बता रहे हैं सो, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद उसको अपना नोट्स से पढ़ लिए, जहां कहीं नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के तो वीडियो को फुल देखिए ताकि आपको सारा ऑप्शन समझ में आए। क्या कि इतना सारा ऑब्जेक्टिव तो आप घर में बैठ के पढ़ नहीं रहे होंगे, नहीं ना पढ़ रहे हैं, तो फिर वीडियो देखिए ना, आधा घंटा 40 मिनट का तो वीडियो है। नियम बना लीजिए कि भाई 1.5 घंटा 2 घंटा तो फिजिक्स पढ़ना होगा ना, अभी तो 3 से 4 घंटा पढ़ना चाहिए, 10 से 12 घंटा। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आपका 1 घंटा में काम हो जाएगा। तो 1.5 घंटे वीडियो देखिए, 1.5 घंटे को आप उसी को लिखिए, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा मैथ, 9 घंटा, 1-1 घंटा आपका इंग्लिश और कंप्यूटर, चाहे इंग्लिश इकोनॉमिक्स जो भी है, 12-13 घंटा तो पढ़ना होगा। 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करना ही होगा। तो फिजिक्स के लिए तो आसान सा ऑप्शन आपको बता ही रहे हैं, 40-40 मिनट का 2 वीडियो, 80 मिनट, 1.5 घंटा मान के चलिए। कोई भी 2 वीडियो एक दिन में देखिए, एक ऑब्जेक्टिव का, एक सब्जेक्टिव का। अब सब्जेक्टिव का जो वीडियो देखें उसी को लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया। और ऑब्जेक्टिव को भी आपका जो असाइनमेंट दिए वो उसी का तो सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो वहां से अपना देख लीजिए, ऑप्शन को बंद कर करके क्या होगा। नहीं कीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने तरफ से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, आपको क्लास में पढ़ाए, सब्जेक्टिव पढ़ाए, सब कुछ करा दिए। अब आपको एक सहूलियत दिए हुए हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको हम रिवीजन करा रहे हैं, क्लास में भी रिवीजन कराए। ओके, आइए 8 नंबर आइए। A flow of 10 to the power 7 electrons per second in a conducting wire constitute a current of, करेक्ट, 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन। इन फिर से यहाँ n दे दिया ना, कितना करंट, तो I इज इक्वल टू क्या हो रहा है, Q बाई T, और Q इज इक्वल टू Ne बाई T। अब n कितना कह रहा है, 10 to the power 7, और E कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19 डिवाइड बाई 1 सेकेंड। कितना आ गया भाई, ये माइनस कीजिए ना, माइनस 19 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एम्पियर है, यही ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये बी नंबर देखिए, आ चुका बी नंबर, ठीक तो है। देखिए कितना आसान है। अगर एक द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन है जैसा, अब देखिए तो ये जैसे ही ये देखे हमको समझ में आ रहा है कि चार्ज इज वेरिएबल, द करंट इन द कंडक्टर एट t इक्वल टू 3 सेकंड। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा तब सर, देन I इक्वल टू, देन करंट I इज इक्वल टू क्या, तब यहाँ q बाई t नहीं dq बाई dt करेंगे। वेरिएबल कंडीशन में करंट कैसे निकलेगा, रेट कैसे निकलता है वेरिएबल कंडीशन में, देन सर dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस यही तो करना है, समझ में आ रहा है।
अब देखिए तो डिफरेंशिएशन तो जान रहे हैं आप लोग, डी बाई डी टी, क्यू कितना है 3t² प्लस 5t प्लस 6, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा सर 6t प्लस 5, और कितना सेकंड में 3 सेकंड में t के जगह 3 पुट कीजिए, 6 × 3 प्लस 5 कितना 18 प्लस 5 23 एम्पियर। ये आ गया ऑप्शन बी ऑप्शन। देखिए The current through a wire depends on time t as this। जो करंट है किसी वायर से वो टाइम का फंक्शन है इस तरह से। The charge flow across the section of the wire in the tree। अब यहाँ पर देखिए करंट दिया हुआ I दे दिया भाई, और I = dq by dt, then कह रहा है dq चार्ज निकालना है, then dq = I dt कितना समय में 10 सेकेंड में, then q = क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 10 I dt। अब इंटीग्रेशन तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं, सॉल्व कर दीजिए, q क्या हो जाएगा सर, I का वैल्यू दिया हुआ है ना, 10 प्लस 4t dt, सॉल्व कीजिए ना, ये क्या हो जाएगा 10t प्लस 4t² बाई 2, कितना हो जाएगा भाई, t का लिमिट उठाएंगे 0 से 10, तो 100 प्लस इसको काट लेते हैं 200 का स्क्वायर, देना 10 के स्क्वायर 100 और 200 और एक 300 आ जाएगा, कितना 300 मतलब ये ऑप्शन वैल्यू बैठाइएगा ना, लिमिट तो आप जानते ही हैं, यहाँ लिमिट बैठा देना है 0 से 10, ये फॉर्मूला लिख दिया, लिमिट बैठा लीजिए, ये 300 कूलम आ जाएगा। यहाँ q क्या आ जाएगा 0 से 10 सेकेंड, 0 से 10, ठीक है, सिंपल सा है ये मेन कंसेप्ट ये है भाई, I = dq then dq = I dt। अब यहां से आप I का वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, ओके। इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर द नेट चार्ज इच, करंट कैरिंग कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं, 0। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस कारण से होता है, मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं, जब किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलता है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फिर तो वही तो कह रहा है कि इज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, भी ऑप्शन, ठीक है। The speed at which the current travels in the conductor is nearly equal to करंट जो है स्पीड, लाइट के स्पीड से चलता है, एनर्जी है ना ये। When the potential difference V is applied across a conductor at temperature T, drift velocity of electron is proportional to, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो V पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होता है याद है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd = E by m into tau, एम ई जो है और ई के लिए क्या रिलेशन हो जाएगा, Vd रह गया, और ई के लिए क्या हो जाएगा, E = V by r into tau by m, यानी कि Vd जो है V पर पोटेंशियल डिफरेंस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, इज प्रोपोर्शनल टू ओनली V। अरे बाबा E = पढ़े हैं, E = V by r पढ़े हैं ना, तो वही E के जगह E तो रह गया, m रह गया, नीचे t रह गया, लेकिन E के जगह में हम लोग क्या कर दे V by r पुट कर दे, तो फिर E जो Vd है V पर कैसा डायरेक्टली डिपेंड किया ना, सेम फॉर्मूला वही अप्लाई कर दिया हम लोग। The drift velocity of electron depends on electric field x, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली कहा गया Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी तो बात की ऑप्शन है। The current flowing through a conductor depends on drift velocity, अब जो करंट फ्लो कर रहा है तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या आया था, I = NAE/Vd, तो जो करंट है Vd पर कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली, ठीक है, यानी कि I is directly proportional to Vd, कहां गया I is directly proportional to Vd, सी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन सी है ना, एकदम सिंपल। देखिए आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यही ये वाला के लिए सर ये फॉर्मूला आ जाएगा, Vd = क्या हो जाएगा E by m into tau, रिलैक्सेशन टाइम,
तो देखिए तो VD E पर डायरेक्टली, I VD पर डायरेक्टली, क्या दिक्कत है? तो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला भी याद होते चला जाएगा। 17 नंबर में है, A metal wire is subjected to a constant potential when temperature of the metal wire increases, the drift velocity of electron. टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा सर? हैं? टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो क्या लिख दिया, the metal wire is subjected to a constant potential difference V. When the temperature of the metal wire increases, the drift velocity of the electron in it. तो drift velocity of electron जो है वो तो increase कर जाएगा ना टेम्परेचर गेन करने के बाद। यहाँ देखिए, decrease thermal velocity of electron increases. The relaxation time in a conductor increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature. Relaxation time, वो time क्या है? The time between two successive collision. तो भैया जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेगा ना, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो तेजी से चलेगा तो जाके जल्दी टकराएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया। यहाँ पे ऑप्शन देखो, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ यही तो बात कर रहे थे। There is a current of 40 ampere in a wire of 10 to the power minus 5 meter square. कितना करंट है? 40 एम्पियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना। If the number of free electron per cubic meter, यानी नंबर डेंसिटी n दिया हुआ है, I दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, then drift velocity, तो क्या फॉर्मूला लगेगा सर? VD is equal to I by NA E, ये लग जाएगा, देखिए ना, तो I दिया हुआ है, N दिया हुआ है, A दिया, E हम जान रहे हैं। I कितना दिया हुआ है भाई? 40 एम्पियर, और N कितना है? 10 to the power 25, एरिया कितना है? 10 to the power minus 5, और E होता है सर 1.6 into 10 to the power minus 19। अब इसको सॉल्व कराइए ना, सॉल्व कराएंगे कितना आ जाएगा? अरे ये 20 और यहाँ पर बच जाएगा 1, ये दशमलव गया ऊपर गया, एक 40/16 आ जाएगा 2.5 है। कहाँ पर बच रहा है? ये ऑप्शन आ रहा है नहीं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, देखिए तो 2.5 तो आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आ जाएगा। 20 नंबर में आइए, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इतना, देयर मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू क्या होता है जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन भैया यहाँ ई ना दे करके पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मोबिलिटी पूछ रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसको पहले चेंज करें ना, E इज इक्वल टू क्या? V/L, L ऊपर चला जाएगा। अब बताइए VD कितना दिया हुआ है? 0.5 इंटू L कितना है? 2 मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी? 200 वोल्ट, 1 0 आ गया नीचे, 1000, 10 हुआ ना 1000, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। मोबिलिटी का यूनिट, मोबिलिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, इसको यहाँ बताते हैं, ठीक तो है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। देखिए तो कौन सा आ गया? 5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये तो है, डी ऑप्शन आया ना। तो सिंपल सा तो है, सब तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है,
मोबिलिटी पूछ रहा है और मोबिलिटी इक्वल टू क्या होता है जी, VD बाई E। VD बाई इलेक्ट्रिक वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना दे करके हमारे क्वेश्चन में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम पहले इस E को क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है सर, V बाई R। R यानी यहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर, V बाई L, L ऊपर चल जाएगा। ठीक है। 21 में आइए, if E be the electric field and torque with the relaxation time electric, then the drift velocity will be E electric, तो VD is equal to क्या हो जाएगा जी, E by m into tau ना, फॉर्मूला तो पूछ रहा है। तो E by m into tau, देखिए कहाँ पर है ये फॉर्मूला, VD is equal to E by m into tau, यहीं पर तो है, पहला ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन। 22 में आइए, क्या कह रहा है, if E be the electric field and VD be the drift, then mobility will be, तो mobility इक्वल टू तो अभी बताया VD by E सेम, बी ऑप्शन ठीक तो है। SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी तो बताया, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड निकाल सकते हैं यहाँ से। Which of the following velocity of electron determines the current through a conductor? कौन सा velocity, drift velocity ही तो है वो। 1 ampere is equal to 1 coulomb per second, 1 coulomb per second, 1 ampere। अरे I is equal to Q by T, then 1 ampere is equal to 1 coulomb per second, यही ना है। आइए ये देखिए 25 क्वेश्चन आपका करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी से रिलेटेड। बताइए तो अब इसमें मोबिलिटी का फॉर्मूला, मोबिलिटी से न्यूमेरिकल, मोबिलिटी का v पर डिपेंड, मोबिलिटी v पर कैसे डिपेंड किया, मोबिलिटी e पर डिपेंड कैसे किया, ये सारा चीज तो है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन, सब तो आ गया। क्या पूछेगा, कुछ नहीं, इससे बाहर बार बार बोल रहे हैं भाई, इतना सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं रहेगा, गारंटी है ये फाउंडेशन फिजिक्स की। अब नहीं पढ़िएगा तो कोई गारंटी नहीं। हमने आपको सब्जेक्टिव के लिए रेडीमेड नोट्स बना के दिया कि भाई उसको पढ़ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये सारा उसी असाइनमेंट का हिस्सा है। इसके बाद भी नहीं कर पाइएगा बच्चों, अच्छा तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ओके, आइए अब हमारा आता है बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में जानिए, V प्रोपोर्शनल टू I। रेजिस्टेंस के बारे में जानिए, तो ओम्स लॉ में जब ये हमारा R टर्म आता है तो इस साइन को हटाने के बाद इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं ना। तो R इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा कि V बाई I। ठीक है, R डिपेंड्स ऑन लेंथ, R डिपेंड्स ऑन एरिया, तो यहाँ से हमारा R के लिए फॉर्मूला आ जाएगा रो L बाई A, जहाँ पर रो आपका रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, यहाँ से रो इक्वल टू RA बाई L हो जाएगा, है इस तरह से। और अच्छा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाएगा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाएगा, करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग करंट डेंसिटी कहेंगे। ये सारा जैसे ही टॉपिक का हम लोग देखें, ये सारा टॉपिक दिमाग में आना चाहिए, उसका फॉर्मूला, उसका डेफिनेशन। अब क्वेश्चन पर आइए, चलिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, अभी वो तो गया, देखिए अभी तो वही चीज लिख दिए थे ना, V प्रोपोर्शनल, दिस इज ओम्स लॉ। कितना हार्ड होगा, ना तो ऑब्जेक्टिव हार्ड होगा ना सब्जेक्टिव हार्ड होगा। बस आपको मन लगा करके, अरे 3 घंटा भी नहीं पढ़िएगा भाई लास्ट टाइम में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन में 2 वीडियो, समय ज़्यादा देंगे तो एक दिन में 3-4 वीडियो देखिए। अरे रिवाइज क्या करना है भाई, अपने से पढ़ के एक बार सुन करके, एक बार अपने से पढ़ के, एक बार सुन के, एक बार अपने से पढ़ के, एक बार लिख करके, हो गया। आइए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज कौन, सेमीकंडक्टर। अरे कॉपर तो रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस, टंगस्टन वायर, दीज आर ऑल द रेजिस्टेंस वायर, बट सेमीकंडक्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक। these all follow the, अच्छा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहेंगे किसको, तो which does not obey the Ohm's law,
जो ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करता है, और ओमिक रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को ऑबे करता है। तो सर सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करता। यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टिविटी घट जाता है, जबकि कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। आई ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कोई सेमीकंडक्टर डायोड्स। अभी तो बात की इसमें, इंसुलेटर कंडक्टर में तो करेगा ही, डायोड में नहीं करेगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कितना टाइम लगा बताइए। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेंपरेचर ऑफ कंडक्टर इज क्या, कांस्टेंट। यही ना था, अंडर द अनचेंज फिजिकल कंडीशन। ओम्स लॉ क्या था, अंडर द अनचेंज फिजिकल कंडीशन दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। तो अनचेंज फिजिकल कंडीशन में क्या था, टेंपरेचर, उसका वॉल्यूम, ये सारा चीज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, अरे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फार्मूला हुआ था सर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। तो V पोटेंशियल का डायमेंशन याद है, mL2 T माइनस 3A-1 बाई I, यानी A मिलकर के हो जाएगा क्या, mL2 T माइनस 3A-2। देखिए कहाँ पर है, mL2 T माइनस 3A-mL2। अब देखिए यहाँ mL2 T माइनस 3, ऑप्शन है, याद हो गया ऑप्शन है। आया ना। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर इनवर्सली एज, इनवर्सली किस पर, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ, इनवर्सली डिपेंड्स ऑन एरिया। तो सर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, बी ऑप्शन देखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वेरी डायरेक्टली एज, लेंथ डायरेक्टली किस पर, लेंथ पर, ठीक है। With rise in temperature, the resistance of pure metal, टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ाया गया था। टेम्परेचर बढ़ने से प्योर मेटल यानी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। अरे कौन सा फॉर्मूला याद कीजिए ना, R इज इक्वल टू ml बाई n e स्क्वायर डॉट। यही ना, ये भी आएगा यहाँ पर, Na स्क्वायर डॉट, ये फॉर्मूला, इसको रेजिस्टेंस। तो देखिए ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। विथ इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, अभी तो बात की है सेमीकंडक्टर में उल्टा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है घटेगा। अब तो आप लोग जान सकते हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इजीली कैन जंप इन थ्रू द कंडक्शन, है ना। तो ये आ गया, if n tau m represent the electron density and relaxation charge, relaxation time and this, then the resistance, अभी तो बात की ये फॉर्मूला है, ml by ne स्क्वायर tau a, यही तो है, यही ना है, ये नंबर देखिए अभी तो बताया। ग्राफ बिटवीन v and I, आ जाओ भाई नीचे, कहाँ जा रहे हो, भाग रहे हो क्यों? अरे ये सब तुम पहले ही भाग रहे हो, बच्चे लोग डर जाएंगे यार कि पहले ही भाग गए, ये तो हार्ड होगा, ऐसा नहीं है। ग्राफ बिटवीन v and I, तो v and I इक्वल टू क्या था, v by I, v by I इज इक्वल टू r यानी क्या, कांस्टेंट, T1 टेम्परेचर पर एंड दिस। तो क्या कह रहा है, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, तो देखिए ना, तो v और I का जो वैल्यू है वो क्या देगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा ना, और टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्या सीधा सा बात है, टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहाँ T2 ज्यादा है, हैं? अरे v by I इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है।
tan थीटा ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा यानी टेम्परेचर ज्यादा, तो T2 ग्रेटर देन T1। T2 ये ऑप्शन ए गलत है, ये गलत है, ऑप्शन ए नहीं, T2 ग्रेटर देन T1, ऑप्शन बी T1 T2 ये ऑप्शन सी यहाँ होना चाहिए, T2 ग्रेटर देन T1, ये ऑप्शन सी होगा, थोड़ा सुधार लेते हैं। T2 greater than T1 and graph between I and V, I by V, यहाँ पर I by V that is equal to conductance 1 by G, reciprocal of resistance I by V, यहाँ पर अरे भाई ये थीटा हुआ तो P by H यानी tan थीटा, लेकिन यहाँ tan थीटा तो इसको उल्टा करेंगे V by I, और यहाँ पर तो tan थीटा ये G देगा, तो V by I इक्वल टू 1 by G इक्वल टू R। अब बताइए यहाँ G ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, G ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम, जिसका कंडक्टेंस ज्यादा हो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, G ज्यादा किसका है, G ज्यादा किसका है, tan थीटा जिसका ज्यादा होगा तो T2 का ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये T2 क्या है यहाँ पर, तो सर रेजिस्टेंस कंडक्टेंस जिसका ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम हुआ, यानी यहाँ पर T2 इज लेस देन T2 इज लेस देन सी ऑप्शन, सॉरी T2 इज सॉरी ग्रेटर दिखा रहा है, T2 इज लेस देन, तो हियर इज T2 इज लेस देन B option. Here is T2 is less, T1 is greater than, यहाँ पर T2 is greater than, यहाँ T2 is less than ना, ये फॉर्मूला देखिए ना, ये हमारा V by I का ग्राफ है, V by I समझिएगा is equal to tan theta and tan theta is equal to R। V by I क्या देगा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस किसका, जिसका थीटा ज्यादा है, तो थीटा ज्यादा है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई। A wire of length L is drawn to a length 2L, then its resistance, भाई रेजिस्टेंस बढ़ा है, a wire का लेंथ L है, इसको 2L में बदल दिया गया, रेजिस्टेंस बढ़ा, ये लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है डिक्रीजेस कह रहा है ना भाई, गलत बोल रहा है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना लेंथ बढ़ेगा उसका स्क्वायर टाइम्स, 2 टाइम्स किए है ना तो 4 टाइम्स इंक्रीजेस 4 टाइम्स, देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन होगा यहाँ ए, ऑप्शन गलत है भाई, इंक्रीजेस L से 2L किए हैं तो 2 टाइम्स किए तो 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, 39 का ए, क्लास में करवाए हुए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। A wire of length and radius are is redrawn to a length L and radius, मैं ये गड़बड़ है, सेम लेंथ कैसे हो जाएगा, सेम लेंथ का फिर रेडियस कैसे किए, रीड्रॉन, नहीं ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर रेडियस को हमने r/4 किया है तो लेंथ 4L हो जाएगा ना, तो जब जैसे ही हम क्या बोलते हैं 2 टाइम्स किया है तो उसका स्क्वायर 4 टाइम्स, या 4 टाइम्स करें तो 16 टाइम्स, तब जाकर के ये 16 टाइम्स का ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा। 4 टाइम्स खींचेंगे तो उसका स्क्वायर टाइम्स 16 टाइम्स आएगा ना, तो ये या तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में सुधार लीजिए या तो फिर इस क्वेश्चन को ही गलत साबित कर दीजिए, गलत ही है, लेकिन अगर यहाँ पर हम 4 टाइम्स कर देते हैं लेंथ में तब हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि जितना हम वायर को खींचेंगे, ध्यान रखिएगा सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना खींचेंगे उसका स्क्वायर टाइम्स, तो यहाँ अगर 12 खींचा है देन 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर, अगर हम 4L खींचेंगे तो उसका स्क्वायर 416 टाइम्स, ठीक है। अब सही कर लीजिए, यहाँ पर सुधार लेंगे, क्वेश्चन सही कर लेंगे। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पर भाई,
तो क्या क्या, साइज ऑफ कंडक्टर ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, हाँ ठीक है, ऑल अबव। ओके, तो आज 41 तक रखते हैं बच्चों, 41 तक। देखो कितना सारा क्वेश्चन हो गया, 41 क्वेश्चन आज हो गया है ना। नेक्स्ट डे इसमें कितना कितना क्वेश्चन है, आज 41 हुआ, कल नेक्स्ट वीडियो में आपका 80 90 तक हो जाएगा। तो 80 और फिर भाई कहाँ तक आ जाएंगे हम लोग, 120। अब देखा जाए कितना क्वेश्चन है, वो तो क्या भाई 122 ही है, 3 वीडियो में कंप्लीट। ओके, तो 3 वीडियो करंट का जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। 3 वीडियो करंट का जाएगा, 3 वीडियो करंट का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। बस हम इतना ही कह सकते हैं, बाकी देखना नहीं देखना, मेहनत करना आपके बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास जितना भी तरीका था, आपको हमने ऑफलाइन पढ़ाया, आपको हमने रिवाइज कराया, ऑफलाइन रिवाइज कराया, आपको हम ऑनलाइन रिवाइज करा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। ओके, बाय।